हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्सेज लाइफ स्टाइल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर यानी कि उप सहसंयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिरकार उस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हैं कि बोर्ड एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं और प्री बोर्ड एग्जाम के डेट भी आ चुके हैं। शायद ये 16 तारीख यानी 16 जनवरी से आपका प्री बोर्ड एग्जाम और 16 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। तो इसके लिए आप लोग को क्या चाहिए, कम से कम समय में एक अच्छा खासा ऐसा नॉलेज चाहिए, ऐसी विधि चाहिए जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में कापियों को लिख के आए या अपने पेपर्स को सॉल्व करके आए और अच्छा खासा मार्क गेन करें। ठीक है, तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो हमारा रहेगा टॉपिक उप सहसंयोजक यौगिकों पर। ठीक, ये एक चैप्टर ऐसा है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो फाइनली आप लोग जानते हैं कि यौगिक जब केमिस्ट्री में यौगिक बनता है तो यौगिक 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला क्या होता है, उनके बंधन बलों के आधार पर या बंधन के आधार पर, बॉन्ड के आधार पर यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा है। तो नंबर 1 होते हैं, देखिए यौगिक 3 प्रकार से बनते हैं। नंबर 1 होता है आयनिक बॉन्ड द्वारा, नंबर 2 होता है सहसंयोजी बंध द्वारा और तीसरा नंबर होता है उप सहसंयोजी बंध द्वारा, जिसमें हम लोग आगे क्लास 11th में आयनिक और सहसंयोजी बंध द्वारा बनने वाले यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फाइनली हमको इसमें पढ़ना है उप सहसंयोजी यौगिकों के बारे में कैसे बनते हैं या उप सहसंयोजी यौगिक किस प्रकार से निर्मित किए जाते हैं हमारे रसायन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम अभी ये संक्षेप में आप लोग को आयनिक और सहसंयोजी बंध के बारे में भी बता देते हैं। तो देखिए, बंध के आधार पर यौगिक निर्माण जो होता है 3 प्रकार से होता है, आयनिक, सहसंयोजी और उप सहसंयोजी, जिसमें हमको पढ़ना है उप सहसंयोजी इस चैप्टर के लिए और इस टॉपिक के इस कक्षा 12 के केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आयनिक बंध की तरह जिस प्रकार से बच्चों शादियां होती है ना, तो शादियों के 3 प्रकार अभी तक हम लोग अपने समाज में देख चुके हैं, जिसमें क्या होता है लव मैरिज, कोर्ट मैरिज और अरेंज मैरिज होते हैं ना। 3 प्रकार के होते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज और अरेंज मैरिज। उसी प्रकार से ये 3 बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, वैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, ये हमारे 3 बॉन्ड है। देखिए, बॉन्ड यानी बंधन, ठीक उसी प्रकार से मैरिज बॉन्ड होता है ना, मैरिज शादी भी एक प्रकार का बंधन है। उसी प्रकार से बॉन्ड जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में वो भी 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड और उप सहसंयोजी बॉन्ड। ठीक, ये तीनों इस प्रकार से हैं। तो कौन किससे रिलेट करता है, देखिए जो हमने बोला अभी कि शादियां 3 प्रकार की होती है वो भी रिलेट करती हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये तीनों बंध भी एक दूसरे को रिलेट करते हैं। देखिए क्या करते हैं, आयनिक बंध क्या होता है, जब कोई ऐसे 2 एलिमेंट्स अपने आयनों के आदान प्रदान द्वारा क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से या आयनों के आदान प्रदान से, कहिए कि एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो आयन आदान प्रदान होते हैं, जिस वजह से इसका नाम होता है आयनिक बंध। और उस प्रकार के बने यौगिकों को कहते हैं आयनिक बंध यौगिक या आयनिक यौगिक। जैसे एग्जांपल में लोग देना चाहें तो देखिए, यह है हमारा सोडियम पे होता है प्लस आयन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना डोनेट किया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बनते हैं NaCl एक प्रकार का आयनिक बंध या आयनिक यौगिक कहलाता है। सामान्यतः आयनिक बंध द्वारा बने हुए कोई भी यौगिक होते हैं या कोई भी आयनिक यौगिक क्या होते हैं कि दुर्बल होते हैं, यानी ये आसानी से केवल पानी इनके अपने जलीय विलयन में ये टूटे हुए स्वरूप में होते हैं, इनके आयंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध का मतलब हमने अब देखिए, ये हो गया हमारा क्या आयनिक बंध, मतलब कि दान दे करके क्या किया गया है, शादी किया गया, यानी जिस प्रकार से होता है ना कि दहेज दे दिया गया और शादी कर दिया गया, या कोई कुछ लोग होते हैं कि गरीब होते हैं तो उनमें क्या करते हैं कि इस प्रकार से ऑटोमेटिक केवल लड़की चली जाती है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, वहां किसी प्रकार का दहेज नहीं होता, तो वो होता है आयनिक बंध। ठीक है, दूसरा में क्या आता है सहसंयोजी बंध, मतलब दोनों पक्ष राजी हैं भाई और शादी हो जाती है, तो क्या हो जाता है वहां पे सहसंयोजी बंध। यानी इसी प्रकार से कि जब किसी यौगिक में दोनों एलिमेंट या 2 या उससे अधिक एलिमेंट से मिलकर यौगिक बनते हैं, तो जो एलिमेंट्स गए हैं वो एलिमेंट्स एक दूसरे से सहमति पूर्वक दोनों से क्या हो, समान बंधों या समान आयनों द्वारा क्या हो, एक प्रकार से क्लोज हो, एक दूसरे से बंधे हो, तो कहलाते हैं सहसंयोजी यौगिक। जैसे एग्जांपल के तौर देखा जाए तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं HCl को। HCl कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि सर HCl तो आयनिक होना चाहिए, नहीं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCl में किस प्रकार का बंध बनता है, तो आप वहां पे बोलेंगे HCl में सहसंयोजक बंध बनता है। देखिए कैसे हम कहेंगे,
ठीक है, हमने किया क्या, HCl लिया है, या भी और कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, NH3 ले सकते हैं। NH3 में भी किस प्रकार का बंध बनता है, वो भी सहसंयोजी बंध ही बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, इधर का एक इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये प्लस में नहीं होता, कभी नहीं लिखा जाता। HCl में H पे प्लस और Cl पे माइनस नहीं होता। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, HCl का एक अलग सा मॉलिक्यूल तैयार होता है, जिससे हम कहते हैं ये सहसंयोजी यौगिक है। ठीक ठीक उसी प्रकार से उपसहसंयोजी यौगिक क्या होता है कि जिस प्रकार से एक पक्ष अगर गरीब हो तो क्या करते हैं, उसे अपना इलेक्ट्रॉन दे करके और अपना इलेक्ट्रॉन दे करके या अपने धन दे करके और उधर से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के हम लोगों समाज को दिखाने के लिए क्या कर देते हैं कि हम दहेज ले लेते हैं, दिए खुद का धन दे करके उससे दहेज लेना क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक यौगिक या उपसहसंयोजक बंध के एक प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में कहां होता है, आइए देखते हैं। तो इस उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में हमको पढ़ना है, तो इसको क्या कहते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम जानेंगे उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपसहसंयोजक यौगिक एक प्रकार के जटिल यौगिक होते हैं। जटिल यौगिक मतलब देखिए हमने क्या बताया अभी कि अगर एक पक्ष है, वर पक्ष ने वर पक्ष को दहेज दिखाना है और वधु पक्ष के पास दहेज है नहीं, तो क्या करेगा, तो वर पक्ष अपने वधु पक्ष की तरफ क्या कर देगा, धन दे देता है। 10 लाख रुपए दे दिया, क्या करने के लिए कि हम अपने समाज को दिखाएं कि हमको दहेज मिला हुआ है। देखिए लिया इसने नहीं, इसने अपना ही धन दे करके खुद उसके माध्यम से लिया, तो उसे क्या लगेगा कि हमने दहेज लिया है। हाय क्या यहाँ बांड कौन सा है भाई, यहाँ बांड है आयनिक, कौन सा है, उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन है वास्तव में किसका, पहले वाले का ही। ठीक है, यानी कि यहाँ पे धन आयन से इलेक्ट्रॉन दे करके ऋण आयन को और फिर उसे एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप से फिर लिया जाता है। जो ग्रुप तैयार किया जाता है धन आयन या ऋण आयन के संयोग से या उससे किसी मजबूत यानी एक पक्ष से टकराने के लिए जो ग्रुप तैयार किया जाता है उसे लिगेंड कहते हैं। अभी देखिए आपकी भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में समझा देंगे, ये अभी आपकी भाषा में था। ठीक है, क्या है ध्यान दीजिएगा, उपसहसंयोजक यौगिक को हम लोग जटिल यौगिक भी कहते हैं। ये बहुत ही जटिल होता है, जटिल यौगिक होता है। अब जटिल यौगिक किस प्रकार से काम करता है या जटिल यौगिक किसे कहते हैं, चलिए देखें जटिल यौगिक। ठीक है, अब जटिल यौगिक क्यों कहेंगे, देखिए ये यौगिक जो होते हैं ये किस प्रकार के बंध बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे कि किस प्रकार से उपसंयोजक बंध बनता है। जैसे देखिए, जैसे हमने लिया H2SO4, कहेंगे सर ये आयनिक होगा, नहीं आयनिक नहीं होगा, ये H2SO4 इस प्रकार से बनता है। देखिए या तो अभी आपको इस H2SO4 को हटा देते हैं, दूसरा कोई और ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं FeCN6, सॉरी हमने क्या लिया FeCN6। देखिए ये है फेरस साइनाइड, फेरस साइनाइड को ले लिया हमने। अभी हमने क्या किस प्रकार से बन रहा है हम समझ रहे हैं, समझना है हमको। देखिए यहाँ कार्बन क्या है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। ठीक है, और यहाँ जो सोडियम है, अरे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन केवल इलेक्ट्रॉन को लेना जानता है। क्या करता है, वो अधातु है तो ये केवल इलेक्ट्रॉन को लेना जानता है, देना नहीं जानता। और जबकि यहाँ पे फेरस आयरन जो है ये धातु है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। तो देखिए आयरन बांड कर रहा है, किसके साथ करना था, नाइट्रोजन के साथ भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आयरन के साथ आसानी से बांड नहीं बना सकता। ठीक है, नाइट्रोजन की क्षमता नहीं है, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जबकि नाइट्रोजन के बाह्य कोश, नाइट्रोजन को संयुक्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जबकि कार्बन को संयुक्त होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाए तो ये फेरस से बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कह देंगे कि ये क्या होंगे। देखिए यहां क्या किया, न तो अकेले कार्बन फेरस से संयोग कर सकता था और न ही नाइट्रोजन का अकेले फेरस से संयोग कर सकता था, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए अगर तो एक साइनाइड ग्रुप बना। क्या बना, साइनाइड ग्रुप बना, जिसे हम लोग लिगेंड, साइनाइड लिगेंड कहते हैं। इस प्रकार से एक ग्रुप तैयार होता है। ये साइनाइड लिगेंड अब इस फेरस के साथ बांड बना सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं परिभाषा क्या होता है कि क्या होते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहेंगे कि जटिल यौगिक
या उप सहसंयोजी यौगिक वे जो ठोस या विलयन दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। किसमें? ठोस या विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इन्हें संकर यौगिक भी कहते हैं। नाम सुनते जाइएगा, हाइब्रिड कंपाउंड भी ये कहलाते हैं। ठीक है, ये संकर यौगिक या संतुलित यौगिक भी, संकुल यौगिक भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर यौगिक या संकुल यौगिक। क्वेश्चन पूछता है संकुल यौगिक के उदाहरण दीजिए। संकुल में मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे हमने बताया कि अभी H2SO4 हमने कहा H2SO4 है, ये किस प्रकार से उपसहसंयोजक यौगिक है, किस प्रकार से बनेगा? देखिए, आयनिक यौगिक की तरह लगता है, काम तो पूरा आयनिक यौगिक की तरह करेगा, लेकिन ये बना कैसे है? देखिए, सल्फर यहाँ होगा, इसने क्या किया? ऑक्सीजन को 4 ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, लेकिन किस प्रकार से करेगा? देखिए, यहां बनता है H2O प्लस H2O2 प्लस SO2 या H2O प्लस SO2 प्लस O2। यह इस तरीके से जुड़ करके ये बनते हैं। क्या कहलाते हैं? देखिए, ये क्या है? सहसंयोजक यौगिक। ये SO2 आयनिक यौगिक या सहसंयोजक यौगिक भी बना सकता है, और O2 समझ सब सहसंयोजिक है। लेकिन जब सहसंयोजी अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करके एक बॉन्ड इस आयनिक की तरह निर्मित करे तो क्या कहलाएगा? उपसहसंयोजी। ठीक है, यानी ऐसा सहसंयोजी यौगिक जो सहसंयोजी ना होने के बाद केवल उसका स्थान का पालन करे, क्या कहलाएगा? उपसहसंयोजी। जैसे उस उप लगाते हैं, उप प्रधानाचार्य के ना रहने पे काम करता है उप प्रधानाचार्य, उसी प्रकार से सहसंयोजी यौगिक के ना रहने पर ये काम करता है, यानी सहसंयोजी जैसा ही होता है, कहलाता है उपसहसंयोजी। ठीक, मेनली ये होता है आयनिक यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब इन यौगिकों का गुण कैसा होता है या किस प्रकार से ये बॉन्डिंग में रहते हैं। तो उपसहसंयोजी संख्या होता है एक। क्या होता है? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है उपसहसंयोजी संख्या। समझिएगा कि उपसहसंयोजी संख्या क्या होती है। ये तो आपका हो गया चैप्टर उपसहसंयोजन यौगिक। अब आप बात करते हैं उपसहसंयोजी संख्या। उपसहसंयोजी संख्या किसे कहेंगे? या समन्वयी संख्या। समन्वयी संख्या किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, कोई एक धन आयन अपने विपरीत आवेशित, धन आयन की बात छोड़ दो, कोई एक आयन या एक लिगेंड हमने बताया किसको कहेंगे, अभी और भी परिभाषाएं हैं लिगेंड की, उसको भी दे दिया जाएगा। पहले समझिए, कोई एक धन आयन या मूल आयन अपने विपरीत आवेशित आयन से, जितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हो, क्या कहलाएगा? उसका समन्वयी संख्या। इसकी परिभाषा हम ठोस अवस्था में दे चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े तो ठोस अवस्था में जाओ। जितने चैप्टर्स आपको पिछले पढ़ाए गए हैं उनमें से न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, इधर से कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाला है। इधर से केवल और केवल आपको नामकरण आएगा, जो कि अभी हम अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो समन्वयी संख्या क्या होती है कि कोई एक धनावेशित या ऋण आवेशित आयन के विपरीत चारों तरफ जितने वह अपने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होता है, वही क्या कहलाता है? समन्वयी संख्या कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट, अब समन्वयी संख्या समझ में आ गया होगा। जैसे भी एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे हमने बोला क्या भाई, NaCl। अब पूछ दिया जाए NaCl, अभी देखिए यहां हमने उपसहसंयोजक यौगिक नहीं लिया, हमने आयनिक यौगिक लिया ताकि आपको समझ में आए। ये उपसहसंयोजक यौगिक NaCl अपने विपरीत कितने, यानी इसमें 2 हैं, एक Na है और एक Cl है। अब आपसे पूछा जाए कि Na की समन्वयी संख्या कितनी होगी, यह अपने चारों तरफ 6 क्लोरीन आयनों से घिरा होता है, अतः इसकी समन्वयी संख्या कितनी होगी? 6। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डीआरडीओ का केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, देखिए इस तरीके से पूछता है। उसी प्रकार से जैसे अभी हमने बात किया FeCN6 हमने बोला, अब ये FeCN6 में Fi की समन्वयी संख्या कितनी है? तो Fi देखिए धन आवेशित है, ये कितने परमाणुओं से, कितने अणुओं से घिरा हुआ है? तो यहाँ कुल अणुओं की संख्या है कितनी? 6। आप देख सकते हैं, तो इसमें Fi की समन्वयी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। इस प्रकार से हम समन्वयी संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, ये 2 चैप्टर में है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये जरूर क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चंस 1 से अधिक चैप्टर्स में हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप बना के पढ़ लो, क्योंकि एग्जामिनर को यही लगता है कि हम अगर ये क्वेश्चन देंगे तो बच्चा क्या करेगा? कंफ्यूजन में हो जाएगा और उसका स्पष्ट आंसर नहीं दे पाएगा। उसे नंबर काटने का शौक नहीं है, नंबर वो देना चाहता है, बट आपको क्या कहे, थोड़ा सा आपके मेंटेलिटी को भी पड़ता है। आपको केवल कॉपी लिखने और आंसर देने से आप उसे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं होता। आगे आने वाले समय में आप केवल आंसर देकर ही चले जाते हैं, क्योंकि आगे जो भी जितने भी कंपटीशन होंगे। लेकिन अभी यही आपका मैट्रिक और प्री मैट्रिक है, जिसकी वजह से आपको क्या करना होता है, या इंटरमीडिएट है, इसमें आप लोग को थोड़ा सा मेंटलिटी आपकी देखी जाती है इस एग्जाम में। बाकी आपको एग्जाम अभी सबके सब धीरे धीरे ऑनलाइन होने लगे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी यहाँ पे
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होता है लिगेंड, क्योंकि हमने कितनी बार बोला है लिगेंड लिगेंड शब्द को, तो जान लेते हैं कि लिगेंड क्या होते हैं। अभी आपने समझा उपसहसंयोजी संख्या, अब जानते हैं लिगेंड क्या है। देखिए लिगेंड शब्द जो है ये किसी बुजुर्ग या किसी ऐसे एक बुद्धिजीवी को कहते हैं। देखिए कहते हैं ना कि वह बहुत ही लेजेंड बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग शब्दों को यूज करते हैं। तो लेजेंड है, लिगेंड शब्द जो है ये किसी बुद्धिजीवी के लिए यूज किया जाता है, यानी जिसकी क्षमता क्या हो, एक ग्रुप जैसी हो। तो कितना अकेला भी हो सकता है, लेकिन उसकी क्षमता कितनी हो, ग्रुप में हो। जैसे क्या किसी को कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान होते हैं, अपने ग्राम प्रधान है भाई लोग लिगेंड पर्सन है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉल पे, एक फोन कॉल पे उसके हजारों लोग आ सकते हैं, या वो अपने पूरे गांव को बुला, एक ग्रुप का वो मेंबर है। लेकिन ऐसे ग्रुप का मेंबर है जो कि है तो केवल सिंगल, लेकिन अभी उसके छिपे हुए ग्रुप बहुत ढेर सारे हैं। तो ऐसे इन्हीं को क्या कहते हैं, लिगेंड। यानी वे परमाणु या अणु या समूह जिसके जो कि केंद्रीय धातु आयन से उपस्थित, माने उनके क्या है, वो खुद स्टेबल है, केंद्रीय धातु आयन से चारों ओर घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। या केंद्रीय धातु आयन का वह चारों ओर का क्षेत्र जो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, लिगेंड कहलाता है। इसी तरीके के शब्दावलियां हैं, ठीक है। तो लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड होते हैं 2-3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इनको। जैसे दाता परमाणुओं के आधार पर, अब दाता परमाणु या संयोजकता या दाता परमाणु के आधार पर क्या होते हैं, एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड किसको कहेंगे, जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता हो, या एक कोई उसका सेंट्रल एटम हो। सेंट्रल एटम कौन हो, एक हो। सेंट्रल एटम एक है और वो 2-3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे, एक दंती। एक दांत वाला यार, जिसका एक दिखे, सब केवल स्पष्ट है, एक धन आयन या एक ऋण आयन उसके उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, एक दंती। द्विदंती में उसके 2 से 1 से ज्यादा शाखाएं हों। जैसे ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान की भाई ऊपर भी अगर वो एक ही घर में ग्राम प्रधान भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, इसी तरीके से सब लोग हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अलग अलग हो जाते हैं, वो द्विदंती या बहुदंती भी कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तो ये हो गए दाता परमाणु के आधार पर। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सब ग्रुप मिलकर एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, एक दंती। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 2 दंती। 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 3 से या 2 या 2 से अधिक करता है, तो बहुदंती भी कहलाते हैं। अब आवेश के आधार पर, अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो गई क्षमता के आधार पर। अभी क्या करना है, अब आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश के आधार पर भी इनको बांटा गया है 2 प्रकार से। एक होता है धनात्मक आवेशित लिगेंड या धनात्मक लिगेंड, और एक होता है ऋणात्मक लिगेंड, और एक होता है उदासीन लिगेंड। ध्यान समझिएगा, धनात्मक मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग सके। जैसे हमने यहां देखिए अभी बताया क्या, CH3। अब ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, अभी इसको समझना है। देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। हाइड्रोजन के कितने इसमें जुड़े हैं, 3। हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 3। अभी एक जगह खाली है, खाली है का मतलब यह लेगा, तो ये कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। और अगर यही चीज हम यहां ले लें, जैसे NO, नाइट्रोजन के बायकोष में 3 इलेक्ट्रॉन, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बायकोष में 6 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दे दिया, किसको, ऑक्सीजन को। अब क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालने की क्षमता रखेगा। तो इस प्रकार से ये क्या कहला जाएगा, एक लिगेंड बनाना, NO। देखिए सिंगल बॉन्ड NO, यह क्या हो गया, धनात्मक लिगेंड। अब उदासीन किसको कहेंगे, उदासीन में जैसे हम लोग बात कर लेते हैं उदासीन के लिए, जैसे NH3, क्या हो गया, NH3। अब NH3 किस प्रकार का है, देखिए नाइट्रोजन के बायकोष में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाइट्रोजन के बायकोष में 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 सब जुड़ गए। यानी इस प्रकार से इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, तो ये क्या कहलाएंगे, ये उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। आएगा समझ में, जो दो ऐसे एलिमेंट या 2 अणुओं या परमाणुओं से मिलकर के बने हैं, और अणु परमाणु के मिलने के बाद क्या हो जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता बच जाती है, तो धनात्मक, लेने की बच जाती है ऋणात्मक, नहीं रहती है कोई, न देना न लेना, उदासीन। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग द्विक साल्ट के। द्विक साल्ट, अब ये सब जनरल देखिए, ये सब एग्जाम्पल आपके सिलेबस से कट चुके हैं, ठीक है। द्विक साल्ट कट चुका है आप लोग का, और इनके अंतर्स वगैरह कट चुके हैं, कीलेट कट चुका है, तो आप लोग को ये सब नहीं पढ़ाया जा रहे हैं। बर्नर्स का थ्योरी था, बर्नर्स सिद्धांत, वो भी आपके सिलेबस से कट चुका है। आपको जो महत्वपूर्ण है वही आपको हम यहाँ पर अभी बता रहे हैं, ठीक। अब क्या होता है, समायोता भी आप लोगों के चैप्टर से कट चुका है, ठीक। नेक्स्ट अब बात करते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, ठीक। तो ये हो गया हमारा बेसिक। अभी बात करते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में। उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं और इनका नामकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। लोग जितना बताया जाए उतना अवश्य पढ़ें और उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करें। खास करके
आप बोर्ड एग्जाम्स के ध्येय से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें अच्छा खासा नंबर गेन करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके की इधर उधर की बातों में नहीं आनी चाहिए। आप केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, हम आपके मदद करेंगे, पूर्ण रूप से मदद करेंगे कि आप अभी तक अगर नहीं भी पढ़ पाए होंगे तब पर भी आप अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि क्या क्या ऐसे नियमावलियां हैं जिसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो चलिए बच्चों जान लेते हैं कि इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ नियम लिख दिए हैं बोर्ड पर, आप बोर्ड पढ़ सकते हो और हम आपको समझाते हैं और दिखाते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से होगा। अभी आपके सामने कुछ नियम लिख दिए गए हैं, कुछ स्टेप्स लिख दिए गए हैं, नियम तो नहीं कह सकते, ये स्टेप है, पद है कि इतने इतने पदों के हिसाब से हम उसका नामकरण करते हैं और उसके नामकरण को करने के बाद फिर फाइनली हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको करके आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला रूल्स क्या है, एक शार्ट रूल है हमारा कि हम पहले यूज करते हैं कि धन आयन उसमें कौन सा है। धन आयन के बाद यूज करेंगे कि वह संकुल में दो अणुएं होती हैं, एक लिगेंड का अणु होता है और दूसरा होता है केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, तो पहले लिगेंड लिखते हैं फिर केंद्रीय धातु आयन लिखते हैं और उस केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या को लिखा जाता है। यदि फिर भी अगर कोई और आयन अगर पूरे शेष पे लगा होता है तो उसमें आयन की संख्या 1 2 3 लिख दी जाती है। ठीक है, देखिए सबसे सिंपल रूल है, इतने को समझाने का एक शार्ट रूल है कि सबसे पहले धन आयन को यूज करते हैं, उसमें धन आयन कौन सा है, फिर उसके बाद संकुल यानी कौन, उसमें संकुल क्या होते हैं, जो एक पूरा सर्किट माने एक पूरा उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है वो होता है संकुल। संकुल में कौन कौन से होते हैं, लिगेंड होता है और केंद्रीय धातु आयन होता है। जैसे हमने बताया भाई कि FeCN6 में इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, लिगेंड है और ये हमारा केंद्रीय धातु आयन है, दोनों को मिला दिया गया तो ये क्या तैयार हो गया, संकुल हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसे संकुल कहते हैं, तो इसके आधार पे उसका नामकरण किया जाता है। केंद्रीय धातु आयन भी होते हैं और उसमें लिगेंड भी होता है, दोनों मिलाए गए होते हैं। ठीक, और उसके बाद केंद्रीय धातु आयन जो होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है और उसके पे अगर कोई आयन फिर भी बचा रह जाता है तो उस आयन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्रम क्या है कि आयनों का क्रम में धन आयन, अगर मान लो आयन है तो आयनों के क्रम में धन आयन को सबसे पहले, जैसे हमने बोला धन आयन, तो धन आयन को सबसे पहले और ऋण आयन को बाद में लिखते हैं। दूसरा क्या है कि लिगेंड का नाम पहले तथा केंद्रीय धातु आयन का नाम बाद में लिखते हैं। हमने देखिए यहाँ बोला लिगेंड प्लस केंद्रीय धातु आयन यानी लिगेंड का नाम पहले फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम। ठीक है, तीसरा आता है कि लिगेंड का क्रम वर्ड क्रम, अगर मान लो कि एक से ज्यादा लिगेंड है तब क्या करोगे, तो लिगेंड का क्रम वर्ड क्रम में यानी अल्फाबेट के आधार पर लिखा जाता है। जो इसका जैसे अगर कोई मान लो साइनो आ गया, फिर उसके बाद कोई टेट्रो आ गया या फेरो आ गया तो टी पहले आता है कि यफ पहले आता है, अगर यफ पहले आता है तो पहले यफ फेरो लिखा जाएगा फिर उसके बाद साइनो लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। लिगेंड का क्रम क्या होता है, वर्ड क्रम के आधार पर किया जाता है। यदि देखिए अब अगला पॉइंट है चौथा नंबर कि ऋणात्मक दिगंती लिगेंड, मतलब जिसे द्विदंतुर बोलते हैं ना, तो दंतुर लिगेंड अगर है, द्विदंतुर लिगेंड है तो उसके अंत में आईडीई आता है। ठीक, तो ई को हटाकर, आईडीई में ई को हटाकर क्या कर देते हैं, ओ में बदल देते हैं। किसमें, द्विदंतुर में, द्विदंतुर जब रहेगा तब। और एक दंतुर में क्या करते हैं, आईडी आता है तो आईडी पूरा का पूरा विलुप्त कर दिया जाता है और वहां लगा दिया जाता है ओ। ये केवल अपवाद कंडीशन में है, कुछ रेयर कंडीशंस में है। ठीक, उसके बाद छठवां पॉइंट आता है कि उदासीन लिगेंड को, किसको, उदासीन लिगेंड को, अगर उसमें कोई आयन नहीं है, उदासीन लिगेंड है हमको, तो अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर है, पिछले वीडियो में बेसिक हमने बताया है कि एक दंतुर क्या होते हैं, द्विदंतुर क्या होते हैं, उदासीन क्या होते हैं, तो ये सब आप समझिएगा वहां जाके। ठीक, तो उदासीन अगर लिगेंड है तो उनके नाम के आधार पर उनको लिखा जाता है। अगर मान लो उदासीन है, जैसे हमने बताया क्या कि भाई NH3 है तो NH3 को लिखा जाता है अमीन। ठीक है, तो उसके नाम के आधार पर अमीनो लगा दिया जाता है, उसके नाम के आधार पर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 7वां पॉइंट, देखिए कि लिगेंड की संख्या, अगर मान लो एक लिगेंड है, 2 लिगेंड है, 3 लिगेंड है, जैसे मान लो हमारे पास साइनाइड है, कितना है, 6 साइनाइड था, तो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, 6 साइनाइड था तो वहां पे हेक्सा यूज कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से 5 रहेगा अगर साइनाइड तो पेंटा, इसी तरीके से यहाँ 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरीके से यूज करते चले जाते हैं। उनके नाम के पहले लगाते हैं, किसके, लिगेंड के नाम के पहले। और लास्ट 8वां है कि धातु आयन को साधारण नाम द्वारा, अगर मान लो कोई धातु आयन जैसे फेरस अगर एक लगा है तो वहां पे क्या लास्ट में उसको बोलेंगे, उसके साधारण नाम क्या है, फेरस, आयरन है ना तो आयरन भी लिख देंगे, चाहे फेरस भी लिख देते हैं। या मान लो क्रोमियम है तो क्रोमियम को क्रोमो लगा देते हैं। साधारण नाम द्वारा ATE जोड़कर लिख देते हैं, जैसे क्रोमियम है, क्रोमो बोलते हैं तो उसे बोलेंगे क्रोमेट।
क्या बोलेंगे, क्रोमेट। कापर है क्यूप्रेट, क्यूप्रिट नाम होता है उसका, उसी में ATE लगा देंगे तो हो जाएगा क्यूप्रेट। ठीक, लास्ट में और क्या बचता है, अगर ऑक्सीकरण संख्या बचती है, जैसे मान लो कि यह है हमारा धातु आयन जो लगा, उसमें ऑक्सीकरण संख्या जो उसकी होगी, जो बच रहा होगा वो ऑक्सीकरण संख्या को हम यूज कर देंगे उसमें रोमन नंबर के साथ, उसके साथ रोमन नंबर लगा देंगे और उस प्रकार से हमारा तैयार हो जाएगा क्या, केंद्रीय धातु, हमारा पूरा युग संयोजक यौगिक का नामकरण हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल, अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसमें इसका एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसका नामकरण वहां पे किया जाता है। तो चलिए बच्चों हम एग्जांपल ले लेते हैं नामकरण के लिए। जैसे हमारे पास अभी एक हम सिंपल सा नाम लेते हैं, पहले ये है K4, अभी देखिए नाम लेते हैं जिस प्रकार से K4 FeCN6। इसका नाम हमने नाम नहीं लिया, क्यों नाम नहीं लिया, क्योंकि हमें इसका नामकरण करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले हमने रूल जो लिखवाया है आपने उसे नोट कर दिया, अब उस रूल को पढ़िए और उसमें पहला पॉइंट है कि हम सबसे पहले किसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि धन आयन कौन है। क्या देखेंगे, धन आयन कौन है। तो देखिए यहाँ दो ग्रुप बढ़ सकता है, एक होगा पोटेशियम का इतना आधा और दूसरा इतना आधा। ये दिख रहा है आपको कि दो ग्रुप बढ़ गए, एक पे अगर हम पोटेशियम को हटा दें तो इस पे क्या हो जाएगा, ऋण आयन आ जाएगा और इस पे धन आयन आ जाएगा। तो इसके आधार पे हम लोग इसमें क्या करेंगे, धन आयन को पहले लेंगे। तो ये क्या है, पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। देखिए नामकरण के आधार पर इस तरीके से हो जाएगा, इसका नाम हो गया पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम। अब उसके बाद क्या है, देखिए धन आयन हो गया, धन आयन के बाद ऋण आयन लिखेंगे। लेकिन ऋण आयन में हम देख रहे हैं कि एक तो नहीं है, ये ढेर सारे ऋण आयन है। जिस प्रकार देखिए इसी का एग्जांपल अगर एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे सोडियम और क्लोराइड। पहले किसका नाम लिया हमने, सोडियम, बाद में क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पहले धन आयन बाद में ऋण आयन। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम, पहले हमने ले लिया। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें लिगेंड भी है और धातु आयन भी है, तो पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड को। लिगेंड को कैसे नाम देंगे, ये है क्या है, साइनाइड, क्या है, साइनो, क्या है, साइनो। हमने बोला था कि अगर वहां पे जो नाम मिलेगा, रूल्स में लिखा है देखो उसमें कि अगर जो लिगेंड का नाम होगा, लिगेंड अगर एक दंतुर है तो उसका नाम क्या होगा, द्विदंतुर। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो क्या लिखेंगे, द्वि इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो क्या लिखेंगे, धन आया है तो क्या लिखेंगे, धनात्मक लिगेंड है तो ये धनात्मक लिगेंड है। धनात्मक लिगेंड है तो इसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, तो देखिए ओ लगाएंगे, साइनाइड है, ETE हटा के, साइनाइड हटा के ओ लगाएंगे, ये हो जाएगा साइनो। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइनो। ये हो गया साइनो। लेकिन कितना साइनो, साइनो देखिए तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ 6 हैं, तो यहां नाम लगाएंगे साइनो तो लिखेंगे, लेकिन साइनो के आगे एक और नाम लिखेंगे, हेक्सा। क्या हो जाएगा, हेक्सा, हेक्सा साइनो। ये हो गया हेक्सा साइनो। अब क्या है, इसमें बच रहा है हमारा धनात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड मतलब कि सॉरी धन आयन, जिसे हम धात्विक आयन बोलते हैं। धातु आयन क्या है, फेरस, क्या है, फेरस। अब कहेंगे सर जी यहू लिगेंड था, यहू लिगेंड था, तो क्या कर सकते थे, हमने बोला क्या भी था कि साइनो हो और फेरो है, तो साइनो और फेरो में पहले किसको लिखेंगे, सी आता पहले या एफ, तो सी आता है, तो साइनो को हमने पहले लिख लिया। ठीक, अब क्या है, फेरो, फेरो को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, धातु है तो धातु को कहते हैं फेरस। फेरस है तो हमने बोला कि धातु आयन को हटाकर ATE लगा देते हैं, ये हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरट या फेरोट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फेरोट। अब क्या है, इसका अगर हमें देखे, चूंकि हम देख रहे हैं फेरस पे कितना आयन होगा, फेरस पे 2 आयन होंगे, तो इसपे हम 2 ऐसे, हमने बोला कि रोमन नंबर लगा देते हैं जो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। फेरस की ऑक्सीकरण संख्या 2, तो फिर यहाँ ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे ये लगा देते हैं। यदि आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं जानते हैं तो वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर वहां पे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जांपल को आप लोग ध्यान से करिएगा। अभी आप पहले हम कुछ टाइम आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और वीडियो को पॉज करने के बाद इस एग्जांपल का नामकरण करने के बाद लास्ट में मिला लीजिएगा कि क्या सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, देखिए हमारे पास इस तरीके से हमारा ब्रैकेट लगा हुआ मिलता है। ये है निकिल, ठीक है, उसके बाद साइनाइड है, इस साइनाइड है। साइनाइड कितने हैं, 4 अणु हैं इसके और टोटल पे -2 है। देखिए यहाँ पे कुछ हमें जो जितने रूल्स दिखाए गए हैं उन्हीं रूल्स का फॉलो होगा। आप देखिए करते रहिएगा, स्टार्ट करिए, इसको देखिए क्या होता है, आप पहले करिए, हम इसको करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर देंगे और इसको करने के बाद नामकरण करने के बाद फिर बाद में लास्ट में आप अगर नहीं हो पाता है तो आप फिर से वीडियो में देख लीजिएगा। अगर हो जाता है
तो आप उसको तब आप समझ जाइए कि आपको समझ में आ गया और हमारी मेहनत आपके लिए सफल हुई। ठीक है, तो चलिए इसमें करते हैं। रूल्स क्या है, धन आयन पहले, लेकिन हम देख रहे हैं सबके सर पे एक साथ चढ़ा हुआ है ऋण आयन, तो धन आयन की कोई बात ही खत्म, यानी धन आयन पहले वाला सिस्टम खत्म। क्या है अब ऋण आयन? ऋण आयन में क्या है भैया, दो तीन ठो है तो क्या करेंगे, तोड़ेंगे किसको, इधर निकिल इधर है साइनाइड। साइनो पहले आता है कि निको, सर सी आता है पहले, हाँ तो सी आता है तो लिख लो। कितने सी हैं भैया, 4। कितने हैं, 4। तो 4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा। ये हो गए हमारे टेट्रा। टेट्रा हो गए, क्या है टेट्रा भाई, साइनो है। ठीक है, टेट्रा साइनो हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, टेट्रा साइनो हो गया। अब यहां देख रहे हैं सर निकेल है, निकेल को क्या लिखेंगे, मेटल है तो निकिल लिखेंगे, निकल लिखेंगे। लेकिन ये निकल कैसे लिखा जाएगा, सॉरी निकल में होता है Cl होता है, निकल होता है, निकल होता है। लेकिन निकल को हटा के क्या करेंगे, अब हमने बोला है कि धातु आयन जो होगा उसके लास्ट के ई को हटाकर, या मेटल के जो लास्ट के अंक को हटाकर O8 जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, ATE। तो यहां जोड़ देंगे, ई को हटाओ, ATE। ये हो गया निकलेट। क्या हो गया, निकलेट, टेट्रा साइनो निकलेट। लेकिन निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा तो इसमें हम यहाँ क्या लिख देंगे, रोमन नंबर में 2 लिख देंगे। ठीक है, और क्या है, धनात्मक आयन है कि ऋणात्मक आयन है, कोई बात नहीं। यहाँ सर पे सब पे चढ़ा हुआ कितना दिख रहा है, आयन। कितना, 2 आयन, तो 2 लिख दो, 2 आयन। आयन में है, 1 है 2 है, क्या है, लेकिन लिख देना है बस। ठीक है, आयन, ION। क्लियर। और एक एग्जांपल लीजिए और उसको करिए आप लोग। हम कुछ अभी बोर्ड पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट दे दे रहे हैं, आप लोग उसको खुद से करिए। नहीं आए तो कमेंट में कीजिए, गूगल कीजिए, उसका अच्छे से नामकरण रिवाइज करिए। रूल्स सेम है, सबके लिए सेम है। आराम से आप लोग रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं आप लोग के लिए। यदि आपको नामकरण का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसके रूल्स वगैरह के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9696288752 जो कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और आपको इस चैप्टर का पूरा नोट्स फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उस चैप्टर से आपको कम से कम 5, इतने ही जितना नोट्स आपके होंगे उस नोट्स को पढ़कर ही 5 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। और आपको अन्य चैप्टर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियोस को आगे कंटिन्यूअसली देखने होंगे। आप देखते रहिए, आपको जितने चैप्टर्स आएंगे, जितने टॉपिक्स होंगे, जो भी क्वेश्चन पेपर्स वगैरह होंगे, सब आपको सॉल्व कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।